हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्राफ्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। पहली बात ये, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि ओपन साइंस पॉलिसी, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी रिसर्च होगी वो सबको अवेलेबल होगी और सबको एक्सेसिबल होगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सारी रिसर्च, पब्लिकली फंडेड रिसर्च का सब्सक्रिप्शन ले लेगी और जो भी लोग होंगे उनको अवेल कराएगी। In an ambitious attempt to make scientific knowledge and data available to all, the government has proposed an open science policy that will ensure that the results of an information generated by will be accessible by everyone. इसके अलावा गवर्नमेंट बल्क सब्सक्रिप्शन ले लेगी और लोगों को अवेलेबल करा देगी साइंटिफिक जनरल रिसर्च पेपर्स। तो बेसिकली इसको क्या बोला गया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पॉलिसी फॉर साइंटिफिक जर्नल्स। ठीक है, ऑफिशियल्स इसमें लगभग गवर्नमेंट के 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इन सब्सक्रिप्शंस को लेने के लिए। तो गवर्नमेंट 2000 करोड़ रुपए लेकर ये सब्सक्रिप्शन लोगों को प्रोवाइड कराएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, तो ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है, इससे क्या होगा, इट विल बी फ्रीली एक्सेसिबल टू एवरीवन अंडर फेयर टर्म्स, फेयर, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल टर्म्स। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जिसमें आईपी राइट्स का कुछ इश्यू होता है, तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी जो रिड्यूस डेटा है वो तो लोगों को अवेलेबल हो ही जाए। तो सूटेबली एनोनिमाइज्ड और रिडेक्टेड डेटा विल बी मेड एक्सेसिबल। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है साइंस और टेक्नोलॉजी जो ये पॉलिसी है, तो ये 2013 की पॉलिसी को रिप्लेस करेगी और इसका ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और पोजीशन इंडिया की अमंग द टॉप 3 साइंटिफिक पावर हाउसेस ऑफ द वर्ल्ड अचीव कराना। तो ये होप कहता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्सपेंडिचर रिसर्च और डेवलपमेंट में हर 5-5 साल के बाद डबल होगा इस पॉलिसी के आने के बाद। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी फर्स्ट पेज पे और कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये यहाँ पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल रूल्स में ये बोला गया है कि जो भी इंसान वहाँ पर 15 साल से रह रहा हो तो अब वो वहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है। तो अंडर द न्यू डोमिसाइल लॉ दैट अलाउज पीपल हु हैव लिव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर मोर देन 15 ईयर्स राइट टू परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने आपको बता दी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी, अभी ये ड्राफ्ट स्टेज में, अभी पब्लिक से इसमें रिकमेंडेशंस ली जाएंगी, उसके बाद ही जब कुछ फाइनल होगा तभी हमें याद रखना है। बस अभी तो कुछ स्टेप से तो हम देख रहे हैं। ड्राई रन क्या होता है, तो वैक्सीन के ड्राई रन कराया जा रहा है। तो ड्राई रन इज मेंट टू टेस्ट द लिंकेजेस बिटवीन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले और प्लानिंग होने के बाद जो कैसे सब कुछ प्लान है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए ड्राई रन कराया जाता है ताकि जो भी चैलेंजेस है वो पहले से आइडेंटिफाई हो। तो अब ड्रिल कंडक्ट कर दी भी जा चुकी है 4 स्टेट्स में, जो कि आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड गुजरात है। ठीक है, बाकी और भी जगह ड्राई रन होने वाले हैं। तो मतलब वैक्सीन की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में जो भी चैलेंजेस है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ड्राई रन कराया जाता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या इनॉग्रेट किया है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ठीक है, तो इसके अंदर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंदर। मेनली इसमें क्या होगा, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम्स को बोला गया, मतलब इसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउस बनाए जाएंगे। तो द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम आर दोज माइग्रेंट कलीग्स हु कम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब जो भी माइग्रेंट्स इधर से उधर जाते हैं तो उनको अफोर्डेबल रेंटिंग का कुछ हो, उसके लिए ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की जा रही है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल कंट्रीमेन टू इंश्योर दैट दोज हु लेबर इन द कंट्री सर्विस लिव विद रिस्पेक्ट। तो बेसिकली बोला गया कि जो लोग हमारे लिए लेबर प्रोवाइड करते हैं उनको अच्छे से रहने के लिए घर होना चाहिए। तो विद दिस थॉट टुगेदर विद इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर्स द गवर्नमेंट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गिविंग होम्स एट अफोर्डेबल रेट्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट होम दे रही है लोगों को एक अफोर्डेबल रेट पर। द लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर सेड, तो इसमें बेसिकली जो है नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। would act as an innovation and incubation center for technologies of building homes from all over the world। तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से हम टेक्नोलॉजी लाएंगे और कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अवार्डेड उत्तर प्रदेश फॉर बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल, इसमें उत्तर प्रदेश को मिला है अवार्ड। इसके अलावा 3 अवार्ड्स गुजरात को दिए गए। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर अडॉप्टिंग एन अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी इन द स्टेट। दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऑन प्राइवेट लैंड। और तीसरा इन सीटू रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, मतलब जहाँ पर स्लम्स है वहीं पर उनका डेवलपमेंट करना, उनको कहीं रिहेबिलिटेट ना करना, तो उनको बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और क्या क्या बात की गई है तो साइंस पॉलिसी में, तो दूसरी बात ये की गई कि LGBT कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करेंगे। 30% रिप्रेजेंटेशन बी इंश्योर्ड फॉर विमेन इन ऑल डिसीजन मेकिंग बॉडीज़। तो सारे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में 30% रिजर्वेशन विमेन का होगा। इसके अलावा स्पाउसल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे
जो भी साइंटिस्ट के पार्टनर्स उनको, और उनको भी दिए जाएंगे जो LGBT कम्युनिटी को हैं, उनको भी स्पाउसल बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब उनके जो भी पार्टनर्स हैं उनको भी। इट सेज दैट द LGBT कम्युनिटी शुड बी इंक्लूडेड इन ऑल कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू जेंडर इक्विटी। तो LGBT कम्युनिटी को हर कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड किया जाएगा, उनके लिए प्रोविजंस बनाए जाएंगे, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए प्रोविजन बनाए जाएंगे, ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी सेंटर में उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो और उनका भी योगदान हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये बोला गया जो पार्टनर्स हैं LGBT कम्युनिटी के, उनको भी स्पाउसल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो मेन फोकस क्या है इस पॉलिसी का, यूथ और वीमेन को इंपॉर्टेंट रखना, उनको मेन फोकस एरिया देना, ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी क्या होता है, जो मैरिड कपल्स होते हैं वो सेम डिपार्टमेंट में पोस्ट नहीं होते, इसकी वजह से क्या होता है कि किसी एक को छोड़ना पड़ जाता है। तो डुअल रिक्रूटमेंट पॉलिसी विल बी एनकरेज्ड इन ऑल गवर्निंग बॉडीज, ताकि किसी को ये चैलेंज ना फेस करना पड़े कि अपने स्पाउस का करियर पहले रख के ओवर देयर्स, ठीक है, ताकि जेंडर न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि इसमें क्या बोला गया, स्पाउसल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, दोनों एक जगह पोस्ट हो सकते हैं, ताकि किसी को एक दूसरे का करियर ऊपर रखने की ज़रूरत ना पड़े। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन को री इंटरप्रेट किया है, जो कि सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसको ट्रिपल तलाक एक्ट भी बोलते हैं। इसमें यह बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, रेंडर्स वॉइड एन इलीगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ अ तलाक बाय अ मुस्लिम मैन अपॉन हिज वाइफ, एंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द लॉ अ मुस्लिम मैन हु प्रोनाउंसेस तलाक अपॉन हिज वाइफ कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years। मतलब जो भी मुस्लिम मैन है अगर वो तलाक देता है अपनी वाइफ को, ट्रिपल तलाक, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल की। पर प्रोविजन में ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो प्रोहिबिशन है सेक्शन 3 और 4 में, वो सिर्फ मुस्लिम हस्बैंड के ऊपर ऑपरेट होगा, ना कि उसकी माँ पर, ठीक है। तो मतलब मदर लॉ पे ये प्रोविजन ऑपरेट नहीं होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, बस इतना सी बात है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हम ये वाला पहला वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे और हम आर्कटिक काउंसिल वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं लगे, खास इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक रेगुलेटर की बात की गई है, तो ऑथर ने वही बताया कि एक रेगुलेटर क्यों ठीक नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि फ्यू मंथ्स अगो ही बोली गई है, तो उसने इंडोर्स किया है कि एक कॉमन सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। बस मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़ के बाकी सारे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए। तो अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स ले, पर ऑथर ने बोला है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो आगे आने वाले फ्यूचर में बढ़ने ही वाली हैं। ऑथर ने कुछ पास्ट में डिस्कस किया है कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने 2007 में बोला था कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि एंट्री ऑपरेशन ये सब कंट्रोल करती हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा रेगुलेशन की वजह से हायर एजुकेशन इनफेक्चुअल होती जा रही है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें रेगुलेटरी बॉडीज़ कम करने की ज़रूरत है। तो एनकेसी ने बोला था कि हमें एक ओवर आर्चिंग इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद यशपाल कमेटी ने 2009 में भी बोला था कि मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ की वजह से जो एक्सीलेंस है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, टू प्रमोट सच अ डायलॉग। और ये भी बोला गया था कि जो डिसिप्लिन उनके क्रॉस डायलॉग नहीं हो पा रहा था, अलग अलग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटी, इंजीनियरिंग, इनके बीच में एक डायलॉग नहीं हो पा रहा था क्योंकि सबकी रेगुलेटरी बॉडीज अलग अलग हुआ करती थी। तो टू प्रमोट सच अ डायलॉग द यशपाल कमेटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ एन एपेक्स बॉडी कॉल्ड द नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसीलिए यशपाल कमेटी ने बोला कि एक एपेक्स बॉडी क्रिएट की जानी चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो बेसिकली ये इसलिए बोला गया था कि जो वेरियस डिसिप्लिन्स हैं उसमें एक क्रॉस सेक्टर्स आप डायलॉग कर सको। उसके अलावा 2016 में जो कमेटी चेयर हुई थी बाई TSR सुब्रमण्यम, उन्होंने बोला था एक नेशनल हायर एजुकेशन प्रमोशन एंड मैनेजमेंट एक्ट बनाने के लिए, ताकि वो सारी एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ को उसके अंदर सब्ज्यूम कर दे और हायर एजुकेशन को बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करे। उसके बाद अभी हम देखें 2020 में, तो क्या बोला गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा कि एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को प्रपोज किया गया है जो कि कोऑर्डिनेट करेगी, डायरेक्ट करेगी और एड्रेस करेगी इंटर इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे पहले अगर हम नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाए तो उन्होंने 2017 में क्या किया था, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को डिसॉल्व कर दिया था। उसने डिसॉल्व कर दिया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को और एक नई बॉडी बना दी थी जो थी नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम एनविसाज करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, तो एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की जा रही है जिसके अपने 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे, जो कि होंगे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, तीसरा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल और चौथा जनरल एजुकेशन काउंसिल। अब ये क्या करेगी, जो UGC है ये डिसॉल्व हो जाएगी और वो HEGC बन जाएगी, ठीक है। और बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज है जो इसके 4 वर्टिकल्स है वो इसको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल, इट में वेल बी आर्ग्यूड दैट इट इज़ वेल हाई इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं, उसके बाद
हेल्थ एजुकेशन है, तो इसमें आप एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी से सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर प्रपोज इन द NEP इज फार टू मोनोलिथिक फॉर अ सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन सर्विंग ए ज्योग्राफिकल, कल्चरली और पॉलिटिकल डाइवर्स कंट्री लाइक आर्ट्स। तो हमारा कंट्री बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स, आप एक रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा सब कुछ रेगुलेट कराना चाहो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। टू इमेजिन दैट ए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कैन सर्व ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, तो बेसिकली ये सिर्फ एक फैंटेसी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आर्कटिक के बारे में। व्हेन द आर्कटिक वार्म्स, तो अभी हम देख रहे हैं कि आर्कटिक में जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का टेम्परेचर ग्लोबल एवरेज जो है वो ट्वाइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज वहाँ वार्म अप हो रहा है। तो जो वहाँ की आइस कैप है वो श्रिंक हो रही है सिंस 1980। जो वॉल्यूम है आर्कटिक सी आइस का वो डिक्लाइन हो गया बाई 75%। इसमें एक नॉर्दर्न सी रूट की बात की गई जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक से थ्रू अ शॉर्ट पोलर आर्क, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि कभी नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ पैसिफिक से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आर्कटिक है बेसिकली वहाँ पे तो बर्फ जमी हुई है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आइस वहाँ पे मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक रियलिटी बनता जा रहा है, नॉर्दर्न सी रूट एक रियलिटी बनता जा रहा है। और मॉडल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2050 तक ये आइस फ्री हो जाएगा। अब वहाँ पे लॉस ऑफ आइस हो रहा है, वार्मिंग विंटर्स हो रहे हैं, इससे सी लेवल्स इफेक्ट हो रहे हैं, सैलिनिटी लेवल्स इफेक्ट हो रहे हैं, करंट और प्रेसिपिटेशन रिटर्न्स पैटर्न्स, ठीक है, सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, जो वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट में आ रही है। आर्कटिक में कुछ इंडिजिनस ग्रुप्स भी रहते हैं, तो उनका कल्चर, इकोनॉमी और वे ऑफ लाइफ इज इन डेंजर ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे। अभी इसका एक दूसरा साइड भी है कि जब आर्कटिक में जब वहाँ की बर्फ़ है अगर वो पिघलेगी तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेनली इन शिपिंग, एनर्जी, फिशरीज एंड मिनरल रिसोर्सेज। अगर हम कमर्शियल नेविगेशन देखें थ्रू द NSR इज़ द मोस्ट टेम्पटिंग। अगर आप डिस्टेंस रॉटरडैम की योकोहामा पे करें तो 40% कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द सूज रूट से अगर आप जाओ। ऑयल और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, मिनरल डिपॉजिट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं। तो उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीजन बन सकता है अगर हम मेटल के थ्रू जाएँ। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, इज दैट अनलाइक अंटार्कटिका द आर्कटिक इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन, ठीक है। अंटार्कटिका को तो ठीक है रेगुलेट करने के लिए कुछ ट्रीटीज़ हैं, पर आर्कटिक के लिए ऐसा कुछ नहीं है, और आर्कटिक एक ग्लोबल कॉमन नहीं, मतलब अंटार्कटिका पे तो सब लोग के लिए है, वो एक ग्लोबल है कि कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, पर आर्कटिक ऐसा नहीं है। और कोई एक ट्रीटी भी नहीं है जो कि इसको गवर्न करती, सिर्फ एक UN क्लॉज है जो कि थोड़ा बहुत इसको गवर्न करता है। तो जो इसके लार्ज पार्ट हैं, जो मतलब जो स्टेट उससे बाउंड्री टच करते हैं, तो ज़्यादातर पार्ट उन्हीं की सॉवर्निटी में आते हैं, जो कि बेसिकली रशिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क और US है, ठीक है। अब जो भी एक्सप्लॉयटेशन करना है रिसोर्सेज का तो उनके राइट्स में है। तो रशिया, कनाडा, नॉर्वे एंड डेनमार्क हैव पुट इन ओवरलैपिंग क्लेम्स। अब यही होता है कि जो UN क्लॉज है वो बताती है कि आपकी कितनी कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगी, कितना आपके पास राइट होगा सी बेड रिसोर्सेज का, कितनी आप माइन कर सकते हो, ठीक है। तो सब में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, वो तो बेसिकली डिस्प्यूट चलते ही आपको बताइए। तो जो UN क्लॉज की तो पार्टी नहीं है, पर वो भी अपना फॉर्मल क्लेम चाहती है, पर ये प्रेशर में है कि अपना कुछ फॉर्मल क्लेम वहाँ पर करना आर्कटिक प्रेजेंस में। अब क्लेमिंग दैट नॉर्दर्न सी रूट जो कि फॉल कर रहा है विद इन इट्स टेरिटोरियल वाटर, तो ये रशिया में फॉल कर रहा है, लेकिन US का मानना है ये इंटरनेशनल वाटर्स में पास कर रहा है। तो अगर रशिया से वो जाएगा तो रशिया को बहुत ज़्यादा डिविडेंड यहाँ से मिलेगा, जो भी वहाँ से कमर्शियल ट्रैफिक जाएगा। अब चाइना भी यहाँ पे इकोनॉमिक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना ने बोला है जो कि उसका बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसमें वो एक एक्सटेंशन कर रहा है जो कि है पोलर सिल्क रोड, और उसने हाईली इन्वेस्ट किया है इन पोर्ट्स, एनर्जी, अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यहाँ पे एक्सटेंशन कर रहा है पोलर सिल्क रोड के द्वारा। आवर एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन मेक्स, अब ऑथर ने बोला इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, तो उस कोस्ट लाइन की वजह से हम वल्नरेबल होंगे अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज होगा आर्कटिक में। तो वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक वार्मिंग ऑन ओशन करेंट्स, वेदर पैटर्न्स, तो इससे हमारा मानसून वगैरह भी इंपैक्ट हो सकता है, जो कि थर्ड पोल हिमालयस उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने की बात है। अब इंडिया क्या कर सकता है, तो बेसिकली जो आर्कटिक काउंसिल उसका इंडिया मेंबर तो नहीं है, पर इंडिया के पास उसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो वहाँ पे इंडिया अपनी कुछ प्रेजेंस बना सकता है और वहाँ पे जाके कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हमने बेसिकली क्या सीखा कि जो आर्कटिक है वो वहाँ पर पिघल रहे हैं, वहाँ पे आइस, और वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की बात की जा रही है। चाइना वहाँ पे पोलर सिल्क रूट बनाने की बात कर रहा है, ठीक है, एक नॉर्दर्न सी रूट बनने की बात हो रही है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे ईयर टू इंगेज एंड असर्ट, तो यहाँ पे बताया गया कि 2020 में क्या क्या हुआ। पहला, चाइना एम्स फॉर टॉप, चाइना ने बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पर आने की बात की गई है, जैसे चाइना ने बोला है कि वो US की इकोनॉमी को सरपास कर देंगे और सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्री बन जाएगा इकोनॉमिक वाइज। इंडो पैसिफिक में भी चाइना ने अपनी प्रेजेंस जमाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज ट्रूप का जो इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन चल रहा है वो बाकी है। दूसरा, ट्रम्प अमेरिकन्स,
अभी हमने देखा जो ट्रंप ने क्या किया है, जो मल्टीलेटरल बॉडीज और एग्रीमेंट्स उनको वीकन कर दिया वहाँ पे यूएस की पोजीशन, और वो यूएस की पोजीशन बेजिंग ने वहाँ पे मूव इन किया है, मतलब चाइना उस स्पेस को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ था 2020 में। तीसरा, तालिबान को एक्सेप्ट करना इंडिया ने शुरू कर दिया, क्योंकि 19 साल पहले यूएस वहाँ पर आया था तालिबान को हटाने के लिए, लेकिन हम फाइनली देख रहे हैं कि यूएस एक पीस डील कर रहा है उनके साथ। तो इसकी वजह से अब हमें ये समझ जाना चाहिए, इंडिया ये समझ गया कि अफगानिस्तान में तालिबान एक पॉलिटिकल एक्टर रहने वाला है, तो वो अब तालिबान के साथ में मिलकर वहाँ पर डील करने की बात कर रहा है। अब इंडिया भी उनके साथ एंगेज होगा। चौथा, मिडिल ईस्ट इक्वेशन सब धीरे धीरे इसराइल को बहुत सारे कंट्रीज रिकॉग्नाइज करने की बात कर रही है। अब्राहम कॉर्ड के अंदर लगभग 4 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया, जो कि यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान। ठीक है, उसके बाद रशिया चाइना बॉन्डिंग, रशिया और चाइना की बॉन्डिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो एक ये बात है। उसके बाद इंडिया जो कि बेसिकली सेल्फ रिलायंस की बात करता है, इसके चलते उसने आरसीईपी को साइन नहीं किया, तो इसके लिए इंडिया को आइसोलेशनिस्ट और इनवर्ड लुकिंग भी बोला गया। इसके अलावा इंडिया ने बढ़ चढ़ के सारी कंट्रीज़ को मेडिसिन सप्लाई की इन द टाइम ऑफ कोरोना। उसके बाद भी एक इंडिया ग्लोबल लीडर की तरह सामने नहीं उठ कर आ पाया पैंडेमिक में भी। अब 2021 के लिए चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज ये हमको चाइना को काउंटर करना है। चौथा, हाई टेबलेट यूएन। अब इंडिया यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर की तरह 8वीं बार जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? इंडिया को वहाँ पर अपनी इश्यूज उठाने चाहिए। तो कौन कौन से इश्यूज उठाने चाहिए? पहली बात, इंडिया को एक टफ स्टैंड लेने की जरूरत है कि वो तिब्बत के बारे में क्या सोचता है, ताइवान के बारे में क्या सोचता है, ईरान सऊदी राइवलरी के बारे में क्या सोचता है, और जो भी रिफ्यूजी क्राइसिस है रोहिंग्यास की बांग्लादेश और म्यांमार में, उसके बारे में वो क्या सोचता है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो तो इंडिया की टॉप लिस्ट पे है ही, जिसमें इंडिया बेसिकली काम करेगा टुवर्ड्स आइसोलेटिंग पाकिस्तान फर्दर। अब फ्रेंडशिप विद यूएस, अब इंडिया को बेसिकली यूएस की तरफ मोर इंक्लाइन होने की जरूरत है कि नहीं है चाइना को काउंटर करने के लिए। वोइंग यूरोप, अब हम देख रहे हैं जैसे यूके है वो एग्जिट कर रहा है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, तो ब्रिटेन बेसिकली एग्जिट कर रहा है, तो उससे इंडिया को बेसिकली ईयू और यूके के साथ कोई डील साइन कर लेनी चाहिए, नेगोशिएट कर लेनी चाहिए डील। इंगेजिंग विद नेबर्स, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे नेबर्स के साथ भी दिक्कत हुई। फॉर एग्जाम्पल चाइना हमारे साथ कन्फ्रंट कर रहा है, नेपाल भी अब बहुत ही एग्रेसिव मोड में आ गया है, तो हमें अपने नेबर्स के साथ कैसे इंगेज होना है ये एक इशू हो सकता है। ग्लोबल नॉट जस्ट एस्पिरेशनल, अब इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने की ज़रूरत है, तो 2021 में न्यू दिल्ली होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट को, और G20 के समिट को होस्ट करके 2023 में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो इस बार नहीं हो पाई कोविड की वजह से, वो 2021 में होगी। तो इंडिया को यहाँ पर अपनी इश्यूज उठाने की ज़रूरत है और एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर कर आने की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर WHO ने जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी, sorry. The World Health Organization on Thursday listed Pfizer and BioNTech's COVID-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़। तो फाइजर और BioNTech की जो COVID-19 वैक्सीन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया। मैं यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर ये बात बताना चाहती हूँ, तो जो यूएन हेल्थ एजेंसी है वो गवी वैक्सीन अलायंस और कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, उनके साथ मिलकर एक ग्लोबल एफर्ट स्पेयर हेड कर रही है, जो जिसका नाम है कोवैक्स। तो ये क्या करेगा, इस एफर्ट कोवैक्स के थ्रू जो भी पुअर नेशन है वहाँ पे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ताकि जो वैक्सीन है वो सिर्फ वेल्दी नेशंस के पास ना जाए और जो पुअरर कंट्रीज है उनको भी वैक्सीन अवेल हो। नेक्स्ट में यहाँ पे खैर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे आरबीआई लॉन्च कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। तो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स क्या मेजर करेगा, वो यही मेजर करेगा कि कितनी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स बढ़ गई हैं। 2018 को बेस ईयर की तरह माना जाएगा। अगर हम डीपीआई 2019 का देखें और 2020 का देखें तो वो लगातार बढ़ ही रहा है 2018 से। ठीक है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो बेसिकली इसमें 5 पैरामीटर्स है। पहला पेमेंट इनेबलर्स, दूसरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, तीसरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, चौथा पेमेंट परफॉर्मेंस और पांचवा कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो 5 फैक्टर्स है। आरबीआई लॉन्च कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।